हेलो गाइस, ये रहा वीडियो का पार्ट 2। बेशक ये संभव था कि आयवराज ने लॉक तोड़ दिया हो, अंदर घुस गया हो और बाहर निकलते समय उसकी ताकत बेकाबू हो गई हो। अगर उसने अंदर रखे पवित्र अवशेषों होली रेलिक्स को सोख लिया है तो यही सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है। लेकिन फिर भी दिनों इस संभावना को खारिज नहीं कर पा रहा था कि शायद वेल्डनवा पुनर्जीवित हो गए हों। ये कोई खुशी की बात नहीं थी। टाइमिंग बहुत ही संदिग्ध थी। दिनों बस यही दुआ कर रहा था कि उसका अंदाजा गलत हो। अगर वेल्डनावा सच में जिंदा हो गए हैं तो अभी क्यों? क्या वो दुनिया के विनाश के खतरे को देखकर जागे हैं, जैसा फेल्डवे चाहता था? काश ऐसा ही होता, लेकिन मुझे शक है। दिनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और यही बात उसे डरा रही थी। हो सकता है वो ज्यादा सोच रहा हो, लेकिन उसके बुरे पूर्वाभास प्रेमोनिशंस अक्सर सही होते थे, अच्छी खबरों से ज्यादा। उसने अपनी थ्योरी बताई, इस उम्मीद में कि फेल्डवे उसे गलत साबित कर देगा। तुम क्या कह रहे हो? देखो, ये बस एक संभावना है, लेकिन अगर वो दोनों अवशेष यहाँ थे जब तुम अपनी असली बॉडी में वापस आए और उसके बाद गायब हुए, तो ये इवारिज की सेना के हमले से पहले हुआ। क्या हो अगर उस समय वे पुनर्जीवित हो गए हों और मटेरियल वर्ल्ड में लौट गए हों? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फेल्डवे ने इस संभावना पर विचार किया। उसके लौटने और क्रिप्टिड हमले के बीच का समय बहुत कम था। वेल्डनवा के पुनर्जीवित होने का विचार बेतुका था। अगर ये सच होता तो वो खुद को दिखाते क्यों नहीं? फेल्डवे जो मिलिम का इस्तेमाल कर रहा था वो तो वेल्डनवा के गुस्से का पहला शिकार होना चाहिए था। नहीं, क्या ये मुमकिन है कि इसीलिए उन्होंने खुद को नहीं दिखाया? यकीनन लॉर्ड वेल्डानवा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, फेल्डवे ने निष्कर्ष निकाला। ये नामुमकिन है ना? ये दिनों के लिए राहत और फेल्डवे के लिए निराशा की बात थी, लेकिन दोनों इस नतीजे पर सहमत थे। हालांकि एक मुसीबत अभी भी बाकी थी। पिको और ग्रेशिया ने उस ओर इशारा किया। इसका मतलब है पेज 11। सही कहा। यह लगभग तय है कि इवारिज ने लॉर्ड वेल्डनवा के पवित्र अवशेषों को खा लिया है। दिनों ने सिर हिलाया। यही बात है। इसकी संभावना है कि विनाश के ड्रैगन इवारिज ने लॉर्ड वेल्डनवा की शक्ति को भी सोख लिया हो, और सिर्फ वेल्डनवा ही नहीं, लूसिया की शक्ति को भी। दिनों खतरे को समझ रहा था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था। ये खतरनाक था, लेकिन उसने सकारात्मक होकर सोचा कि ये सुलझाना उसकी समस्या नहीं है। वो आसानी से ये बुरा है कहकर इसे फेल्डवे पर छोड़ सकता था, लेकिन फेल्डवे इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दुनिया को नष्ट करने के लिए इवारिज का तांडव फायदेमंद था, लेकिन अगर वह एक बेकाबू दुष्ट देवता ईविल गॉड बन गया तो ये फेल्डवे के लिए बड़ी समस्या होगी, जो दुनिया को फिर से बनाने की योजना बना रहा था। तुम क्या करने वाले हो? दिनों ने ऐसे पूछा जैसे उसे कोई परवाह न हो। इससे फेल्डवे चिढ़ गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब दिनों पर उसका कोई बस नहीं चलता। क्या तुम मेरे प्रभाव से आजाद हो गए हो? हाँ, अब पता चला। मेरा मजाक मत उड़ाओ। बस बता दूं, सिर्फ मैं ही नहीं, पिको और ग्रेशिया भी। हमने अब तक बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें तुम्हारे आदेश मानने की जरूरत नहीं है। वही तो, हम आजाद हैं, फेल्डवे ने नफरत से सोचा। वो समझ गया कि अगर उसने पूछा भी कि वे कैसे आजाद हुए तो वे जवाब नहीं देंगे। वे हमेशा से मतलबी थे। उसने उन्हें जबरदस्ती अपने आदेश के तहत रखा था। उस प्रभाव के बिना उन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन था। क्या तुम मुझे धोखा दोगे? फेल्डवे को शिकायत करने का कोई हक नहीं था। दिनों और बाकी लोग भी गुस्से में थे। अरे एक सेकंड रुको, वो तुम थे जिसने हमारा भरोसा तोड़ा। सही बात है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन तुमने हमारी मर्जी के बिना हमसे इतनी मेहनत करवाई। पेज 12। बिल्कुल, हमारा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम अब तुम्हारे साथ एक रास्ते पर नहीं चल सकते। सबने अपनी मर्जी से अलग होने का ऐलान कर दिया। दिनों यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि विनाश का ड्रैगन इवराज टेंशुकाकू में दिखाई दिया है, और वो देखना चाहता था कि हेवनली स्टार पैलेस सुरक्षित है या नहीं। जैसा डर था, पवित्र अवशेष गायब थे। वे इसे रोकने के लिए बहुत देर से आए थे, और अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। यह अब ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वे संभाल सकें। फेल्डवे से मिलना एक संयोग था, और अपनी शिकायतें बताने के बाद उन्हें आश्चर्यजनक रूप से राहत महसूस हुई, जैसे कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। वे आपस में बातें करने लगे। लगता है रिमुरुसन वापस आ गए हैं, तो रमीरिस मुझे फिर से काम पर रख लेंगी, है ना? ये नामुमकिन है। तुम हमेशा काम चोरी करते हो। नहीं नहीं नहीं, वेस्टासन को भी मेरी जरूरत है। उसने वादा किया था कि अगर वो कभी मुसीबत में पड़ी तो मुझसे बात करेगी। वो एक अच्छा इंसान है। क्या सिर्फ तुम ही वहां मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भी मिलवा दूंगा। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, दिनों ने घमंड से कहा। भले ही उन्होंने शिकायत की, पिको और ग्रेसिया ने दिनों का साथ दिया। एक अदृश्य बंधन ने उन्हें बांध रखा था। तो फेल्डवे, अब से तुम जो चाहो करो, दिनों ने कहा,
जैसे कि ये कोई बात की बात हो। फेल्डवे ने सोचा, क्या मजाक है, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें न्याय का कोई ज्ञान नहीं है? और तो और, क्या तुम एक प्राइमोर्डियल होने का अपना गर्व भूल गए हो, जो एक मामूली स्लाइम का सम्मान कर रहे हो जो अभी पैदा हुआ है? वो गुस्से में चिल्लाया, लेकिन दिनों ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं नहीं, चाहे तुम कितने भी साल क्यों न जियो, अगर वो बेकार है तो उसका कोई मतलब नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कैसे जीते हो, है ना? ये तुम्हारी इच्छा शक्ति की ताकत है जो तुम्हारी आत्मा को चमकाती है। पेज 13। दिनों ने अपनी थ्योरी समझाई और फेल्डवे को दया की नज़र से देखा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने चेतावनी दी, तुम्हारी आंखें अभी धुंधली हैं, अपने असली इरादों को याद करो। ये दिनों की आखिरी दयालुता थी। अपनी बात कहकर उसने पीठ फेर ली। पीको और ग्रेशिया उसके पीछे चल दिए। कृपया दुनिया को नष्ट करने जैसी बेतुकी हरकतें करना बंद करो। अलविदा फेल्डवे, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तीनों ने विदाई ली और चले गए। फेल्डवे पीछे अकेला रह गया, सुन्न होकर खड़ा रहा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब प्लान को रद्द करने का कोई तरीका नहीं है। वो खाली हॉल में बुदबुदाया। फेल्डवे को अंदर से खालीपन महसूस हुआ। उसने अपने साथियों को खो दिया था, उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, और उसका स्वामी चला गया था। प्लान फेल हो गया था और अब सब कुछ विनाश के ड्रैगन एवरेज पर निर्भर था। लेकिन क्या ये वाकई सही रास्ता था? ऐसा लग रहा था कि आइवराज ने उसकी यादें भी खा ली हैं। चूंकि वह खुद इसका कारण था, उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी इसे ऐसे ही छोड़ देना गलत लग रहा था। जैसा दिनों ने कहा, वेल्डनवा का पुनर्जन्म मुश्किल है, इसलिए निष्कर्ष ये था कि आइवरेज ने उन्हें खा लिया है। दिनों किस बात को लेकर चिंतित था? अगर लॉर्ड वेल्डानवा पुनर्जीवित हो गए हैं तो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। मैं खुश होता और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात, समस्या इवाराज थी। दिनों वेल्डनवा के पुनर्जन्म को लेकर चिंतित था, लेकिन बड़ा मुद्दा ये था कि इवारेज ने पवित्र अवशेषों को सोख लिया था। अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि उसने क्रिएटर निर्माता की शक्ति प्राप्त कर ली है, तो वो एक बेकाबू शक्ति बनने का खतरा पैदा करता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को फिर से बनाने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन फेल्डवे हंसा, किसे परवाह है? अगर वेल्डानवा पुनर्जीवित नहीं हुए तो सब कुछ व्यर्थ है। वह दुनिया को नष्ट करने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि वेल्डानवा पुनर्जीवित होंगे और उसे रोकेंगे। वेल्डनवा उसे मिलिम का उपयोग करने के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, वेल्डनवा उसे शून्य से फिर से बना सकते हैं। इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और बस फिर से शुरू करना चाहिए। इसलिए फेल्डवे के लिए सबसे बुरा परिणाम वेल्डनवा का पुनर्जीवित न होना होगा। पेज 14। अपने दिल में कहीं न कहीं उसने स्वीकार कर लिया था कि ये सबसे खाली और निराशाजनक भविष्य होगा। डियाब्लो से हारने के बावजूद फेल्डवे के पास अद्वितीय शक्ति थी। फिर भी अपनी ताकत के बावजूद उसकी रीढ़ में अचानक सिहरन दौड़ गई। दिनों के पास तेज अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन था। अगर दिनों इतना चिंतित था, क्या हो अगर यह स्थिति भी लॉर्ड वेल्डानवा की योजना के अनुसार हो? वो मूर्ख मानवता ही थी जिसने वेल्डनवा को मारा था। इसीलिए फेल्डवे का मानना था कि उन्हें इसे रोकने में अपनी विफलता के लिए त्याग दिया जाना स्वीकार करना चाहिए। मानवता को शुद्ध पर्ज किए जाने के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर ये वेल्डानवा के पुनरुद्धार में मदद करता है तो उन्हें खुश होना चाहिए। जैसा माइकल ने सोचा था वैसा ही फेल्डवे ने भी सोचा। हालांकि अगर दुनिया के विनाश को रोकना वेल्डनवा का इरादा नहीं था तो उसके सभी कार्य व्यर्थ थे। फेल्डवे के लिए ये एक देर से हुआ एहसास था जिसने कभी अपने स्वामी की इच्छा पर गंभीरता से विचार नहीं किया था। लॉर्ड वेल्डानवा के असली इरादे क्या हैं? उसकी बुदबुदाहट उम्मीद से ज्यादा तेज थी जो वीरान हेवनली स्टार पैलेस में गूंज उठी। वहां उस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं बचा था। पेज 15। अध्याय 1, बहते आंसू। लूमिनस ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। मानवता का अस्तित्व इस लड़ाई के परिणाम पर निर्भर था। अगर वे हार गए तो सब खत्म, इसलिए वे अपना सब कुछ देने को तैयार थे। चाहे तुम्हारे हाथ पैर कट जाएं और तुम्हारी जादुई शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाए, डरना मत। इसके बजाय खुद को भाग्यशाली समझो कि तुम्हें उस जीवन में मूल्य मिला। थॉट कम्युनिकेशन, विचार संचार का उपयोग करते हुए लूमिनस ने सभी योद्धाओं को प्रोत्साहित किया। ये तर्क और ब्रेन वॉशिंग दोनों था, फिर भी ये सच भी था। सामान्य समय में कई लोग उसे अनदेखा कर देते, लेकिन यहाँ हर कोई प्रेरित था। यह तथ्य साबित करता है कि लूमिनस के शब्दों में शक्ति, न्याय थी। हर कोई अपने जीवन में मूल्य चाहता है। अगर कोई उचित कारण, जस्ट कॉज, इसे प्रदान कर सकता है तो वे मौत के डर के बिना आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार युद्ध का मैदान एक रहस्यमय गर्मी में लिपट गया और तनाव बढ़ गया। उत्तर नॉर्थ में लुइस, गुंथर, आदलमन, गड्रा और अन्य लोग आयामों के माध्यम से उड़ने वाले पक्षी हबताकी के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। वे इतने मुसीबत वाले विरोधी थे कि यह एक चमत्कार था कि वे पहले प्रयास में ही खत्म नहीं हुए।
मै के लड़ाई में शामिल होने की बदौलत जवाबी हमले का रास्ता खुल गया था। पश्चिम वेस्ट में शियोन और अन्य लोग शून्य वॉइड में दौड़ने वाले जानवर ककियाशी से लड़ रहे थे। सारे और ग्रेगरी जो भाग रहे थे वे भी अपनी शिकायतों के बावजूद पूरी कोशिश कर रहे थे, खासकर सेल जो साथ साथ होली फील्ड को बनाए हुए था। ये जानते हुए कि इसके ढहने का मतलब अंत होगा, वो अकल्पनीय दबाव में काम कर रहा था। जायंट्स दिग्गज जो कभी ल्यूमिनस के प्राकृतिक दुश्मन थे, जायंट चेन प्रिजन बाइंडिंग कॉर्प्स, अब भरोसेमंद सहयोगी थे। अन्य प्रसिद्ध योद्धाओं के साथ वे धीरे धीरे दुश्मन सेना को कम कर रहे थे। दक्षिण साउथ में अल्टिमा इंटरस्टेलर मछली सुयेमू के खिलाफ अद्वितीय थी। जैसी उम्मीद थी, ल्यूमिनस ने भी प्रशंसा में कहा। साफ शब्दों में कहें तो अन्य लड़ाकू ताकतें सिर्फ बोनस थीं। फिर भी उन्होंने सहयोग किया, लगातार उन अजीब क्रिप्टिड्स को मार रहे थे जो बार बार आ रहे थे ताकि वे अल्टिमा के रास्ते में न आएं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा बेनीमारू के नेतृत्व में रीइंफोर्समेंट्स, अतिरिक्त सेना आ गई। जैसे जैसे दूसरी दुनिया के दुष्ट देवता जैसे राक्षस एक के बाद एक मारे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हवा का रुख बदल गया है। और फिर भी पेज 16। पूर्वी ईस्टर्न हिस्से में विनाश के ड्रैगन आइवराज की ओर से कोई हलचल नहीं थी। वहां भयानक सन्नाटा था। ल्यूमिनस का सुपर इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, शुरू से ही चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शायद सतर्कता का समय खत्म हो गया है। ल्यूमिनस ने सही समझा था। युद्ध के मैदान से सारी आवाजें गायब हो गई थीं। इस रहस्यमय सन्नाटे को एक दुष्ट हंसी ने तोड़ा। क्या हा 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 हा। ये दुष्टता थी, फिर भी पूरी तरह मासूम। क्या मौलिक बुराई, एसेंशियल ईविल, वास्तव में इतनी भयानक होती है? ल्यूमिनस की बड़बड़ाहट ने सभी की बात कह दी। ये सवाल नहीं था कि विनाश का ड्रैगन आइवराज अच्छा है या बुरा। समस्या बस यह थी कि उसके कार्यों में दूसरों के लिए कोई विचार नहीं था। बिना किसी द्वेष के वो केवल अपनी जिज्ञासा और आनंद का पीछा करता था। ऐसे कार्य जो सद्भाव, हार्मनी के साथ मौलिक रूप से असंगत थे। यद्यपि एक व्यक्ति, वो लगभग एक प्राकृतिक आपदा, फोर्स ऑफ नेचर था, जो दूसरों के कष्टों से पूरी तरह अप्रभावित था। यही इवारिज का असली आतंक था। लगता है उसे इस ग्रह की या दुनिया की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर वे इवारिज का ध्यान नहीं खींच सके तो सारी बातचीत बेकार थी। और अगर उसका लक्ष्य दुनिया का विनाश था तो उसे रोकने के लिए ल्यूमिनस और अन्य लोगों के प्रयास केवल विनाश के ड्रैगन को खुश करेंगे। ऐसे बहुत कम प्राणी थे जो एक दुश्मन जिसे नष्ट किया जाना चाहिए वाक्यांश के लिए अधिक उपयुक्त थे। और अब दुश्मन की उपस्थिति में बदलाव आया। कितना हास्यास्पद है। काश वो अंत तक एक बड़े शॉट की तरह काम करता और एक कदम भी नहीं बढ़ाता। युद्ध के मैदान का संतुलन ल्यूमिनस के पुनरुद्धार, जादू और आइवराज की निष्क्रियता द्वारा बनाए रखा गया था। अगर वह बाधित हुआ तो फ्रंटलाइन का पतन निश्चित था। इसके लिए एक रणनीतिक समीक्षा की आवश्यकता थी, लेकिन समय नहीं था। इस स्तर पर नुकसान से उबरने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी चूंकि उनकी रणनीति पहले से ही सबसे अच्छी थी, उनके पास परिणाम स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किंग गज़ेल ल्यूमिनस के पास आया। डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस, आप क्या करेंगी? क्या हमें अपनी सभी गुरिल्ला ताकतों को इवरेज के खिलाफ भेजना चाहिए? पूछे जाने पर ल्यूमिनस ने कराहते हुए कहा, पेज 17। उस दृष्टिकोण को अपनाने से वे पुनर्निर्माण करने में असमर्थ हो जाएंगे यदि कोई और मोर्चा ढह गया। फिर भी अगर चीजें वैसी ही रहीं तो पूर्वी मोर्चे का पतन अनिवार्य लग रहा था। स्थिति ने इंतजार नहीं किया। और भी बुरा, यह एक घातक समय पर चरम पर पहुंच गया। रुको, इवारेज का रूप बदल गया है। वो रूप, जैसा कि ल्यूमिनस ने इशारा किया, आइवराज का रूप बदल गया था। ये चिंता करने का कोई मतलब नहीं था कि क्या उसकी ताकत बढ़ गई है। यहाँ तक कि उसकी पहली उपस्थिति में भी उसकी असली क्षमता को समझना असंभव था। फिर इवाराज धरती पर उतरा और उसका रूप था। वो एक खूबसूरत महिला जैसी दिख रही है। क्या आप जानती हैं कि वो कौन है? गज़ेल ने पूछा। ल्यूमिनस ने जवाब नहीं दिया। वो एक ऐसी महिला थी जिसे वो नहीं जानती थी, फिर भी किसी तरह परिचित लग रही थी। सही है, ये ऐसा था जैसे डीमन लॉर्ड मिलिम बड़ी हो गई हो। जमीन पर मसायुकी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। नहीं, ये खुद मसायुकी नहीं था, बल्कि उसके भीतर सो रहे हीरो की यादें थीं। लूसिया, मसायुकी चिल्लाए बिना नहीं रह सका, खुद को चौंकाते हुए। लूसिया कौन है? जैसे ही उसने ये सोचा, भूली हुई यादें फिर से उभर आईं। ये उस व्यक्ति का नाम था जो बहुत बहुत पहले उसकी छोटी बहन थी। मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि वो हैरान होगा और चिल्लाएगा, लेकिन वो नहीं था, है ना? उसके सामने जो लूसिया थी वो दुश्मन का बदला हुआ रूप थी। ऐसा लग रहा था कि एक भयानक मुसीबत वाली स्थिति सामने आ रही है। यहाँ तक कि मसायुकी के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। पेज 18। स्थिति और भी अराजक हो गई। जिस पल इवारेज ने लूसिया का रूप लिया, उसके 3 सेवकों ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया।
क्या वे सचमुच विकसित इवॉल्व हुए थे या ये एक सामूहिक दुस्वप्न था? यहाँ तक कि वेलग्रिंड भी उनकी शक्ति की ऊपरी सीमा को सटीक रूप से नहीं समझ सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर किसी को ये अवास्तविक लगा। यह एकमात्र असामान्यता नहीं थी। जमीन पर पड़ी जाहिल की लाश अजीब तरह से हिलने लगी और अंत में एक रहस्यमय उपस्थिति जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, अराजक युद्ध क्षेत्र को ऊपर से देख रही थी। हे, मेरी पत्नी वापस आ गई है। मेरी बेटी जल्द ही आ रही होगी। मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं अगली बार असफल नहीं होऊंगा। मुझे अपने चयन सिलेक्शन के साथ सावधान रहना चाहिए और केवल उन लोगों को रखना चाहिए जो योग्य हैं। वो कोई बुदबुदाया। यह एक क्रूर घोषणा थी। धरती पर अभी तक कोई भी ये नहीं जानता था। गाय, करेरा और रेन टेस्टरोसा के समर्थन के साथ वेलजार्ड का सामना कर रहे थे। गाय मुख्य हमलावर था, जबकि करेरा और रेन स्काउट्स के रूप में काम कर रहे थे। वेलजार्ड का तांडव एक सच्ची प्राकृतिक आपदा थी। उसका असली स्वभाव तब सामने आया जब वो अपने परम आइस ड्रैगन रूप में बदल गई और बेकाबू हो गई, अपने आसपास हावी हो गई। और फिर भी ये एक सुंदर दृश्य था। उसकी तराजू स्केल्स सफेद मोतियों से भी गहरी गहनों जैसी थी, जो किसी भी देखने वाले को मोहित कर लेती थी। वे शांत गहरे समुद्र जैसी नीली हीरे की आंखें अब शानदार सोने गोल्ड के साथ चमक रही थी, क्योंकि उसकी असली शक्ति उजागर हो गई थी। उससे रिसने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भयंकर थी, जो एक शानदार शुद्ध सफेद चमक बिखेर रही थी और क्षेत्र को एक पूर्ण शासक की महिमा से अभिभूत कर रही थी। नियंत्रण से बाहर होने के बावजूद वो एक रहस्यवाद से भरी हुई थी जिसने सभी को मोहित कर लिया। ये निस्संदेह सबसे मजबूत ड्रैगन व्हाइट आइस ड्रैगन का असली रूप था। लेकिन फिर भी इस हिंसा का सामना करने वालों के चेहरों पर डर का कोई नामोनिशान नहीं था। रिमुरु की वापसी की खुशखबरी टेस्टरोसा के माध्यम से साझा की गई थी। गाय ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। मैं समझ गया। अगर वो कमीना वापस आ गया है तो उसे बताओ कि यहाँ आए और मदद करे। बिना आपके कहे भी रिमुरु समा के अपने विचार हैं। हमें पहले लेडी मिलिम को होश में लाना होगा, टेस्टरोसा ने जवाब दिया। पेज 19। चाहे आप किसी भी युद्ध के मैदान को देखें, ये एक करीबी मामला था। टेस्टरोसा उन्हें इस वाले को प्राथमिकता देने के लिए नहीं कह सकती थी। बिल्कुल, मेरे स्वामी के फैसले में कोई गलती नहीं है। करेरा अपने हमले पर ध्यान केंद्रित करते हुए टेस्टरोसा से सहमत थी। उसे नहीं पता था कि रिमुरु गायब क्यों हो गया था, इसलिए उसने उस पर अपना पूरा भरोसा रखा। हालांकि करेरा को यहाँ की स्थिति के बारे में पता था। बर्फ की मूर्ति में बदलने के बाद भी उसकी चेतना युद्ध के मैदान पर टिकी रही थी। इस प्रकार वो अपनी जजमेंट बुलेट को निशाना बनाने और फायर करने में सक्षम थी। करेरा हमेशा की तरह रिमुरु की अनुयायी थी, लेकिन यहाँ एक और व्यक्ति ने उसका बचाव किया। गाय समा, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अगर हम बस समय खरीद सकें तो रिमुरु समा निश्चित रूप से जल्द ही आएंगे। तो क्या हमें खुद को अधिक थकाए बिना लेडी वेलजार्ड को रोकने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? ये रेन का एक विशिष्ट सुझाव था, लगभग जैसे कोई वॉइस ओवर सुन सकता है कि आओ मेरी मदद करो। अधिक किए बिना लाभ सुरक्षित करने का विचार स्पष्ट था, और फिर भी इसमें सच्चाई का एक दाना था जो परेशान करने वाला था। इसके अलावा निकासी जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक बार ऐसा हो जाने पर मिजारी लड़ाई में शामिल हो सकेगी, और मॉस और एस्प्रिट भी, रेन ने लापरवाही से कहा। यहाँ तक कि टेस्टरोसा और करेरा के अधीनस्थों को भी ऐसे गिना जैसे वे उसके अपने हों। वो हमेशा की तरह अच्छी है, गाय ने सोचा, आश्चर्यचकित और प्रभावित दोनों। अगर वेलजार्ड तर्कसंगत होती तो आधे अधूरे बलों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब जब वो नियंत्रण से बाहर थी तो ये एक अलग कहानी थी। सक्षम व्यक्ति वेलजार्ड के हमलों से बच सकते थे। जब तक वे अपनी सुरक्षा कम नहीं होने देते, वे नहीं मरेंगे, जिससे वे ध्यान भटकाने वाली रणनीति के लिए उपयोगी हो जाएंगे। हालांकि उसने सोचा कि क्या वास्तव में इतना जोर लगाना जरूरी था। गाय वेलजार्ड को जल्दी से होश में लाना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा अकेले हमला करने से पूरी नहीं होगी। पहला आधार अज्ञात था। वेलजार्ड के अंदर क्या हो रहा था जाने बिना उसे बाहर से प्रभावित करना असंभव था। वो जोखिम जानता था, लेकिन उसे अपने सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी को अलग करने और वेलजार्ड के आंतरिक स्वयं में गोता लगाने की जरूरत थी। लेकिन अगर वह अब ऐसा करता तो उसका रक्षाहीन मुख्य शरीर अत्यधिक असुरक्षित होगा। ऐसा नहीं था कि गाय टेस्टरोसा और अन्य लोगों पर अविश्वास करता था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि वेलजार्ड कितनी खतरनाक थी। जैसा कि रेन ने कहा, एक विकल्प यथास्थिति बनाए रखना था। लेकिन गाय, मुझे आश्चर्य है, क्या तुम लेडी वेलजार्ड को होश में ला सकते हो? टेस्टरोसा ने वेलजार्ड के भयंकर पवित्र हमलों का मुकाबला करने के लिए निहिलिटी का उपयोग करते हुए पूछा। हाँ, मैं वह कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह लड़ते हुए ये संभव नहीं है। ये गाय की ईमानदार भावना थी। पेज 20। ये सुनकर टेस्टरोसा ने सोचा कि ये शायद सच है। उसकी तरह गाय भी वेलजार्ड से निपटने के लिए निहिलिटी का उपयोग कर रहा था। ये निराशाजनक था कि उसने सिर्फ देखकर तकनीक की नकल कर ली थी, लेकिन इस स्थिति में वो विश्वसनीय था।
अगर गाय ने कहा कि ये असंभव है तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहली बात, टेस्टारोसा के हाथ भी सिर्फ निहिलिटी को नियंत्रित करने में भरे हुए थे। एक ही समय में वैलजार्ड के तांडव में हस्तक्षेप करने का प्रयास करना आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आखिर में रिमुरु समा से मदद मांगना सबसे अच्छा होगा। टेस्टारोसा को पूरी तरह से रिमुरु पर निर्भर रहना अपमानजनक लगा, और इससे भी ज्यादा इन्फ्यूरिएटिंग ये था कि रेन, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कह रही है, ने सोचा कि ये सबसे अच्छा तरीका है। वो आह भरना चाहती थी, लेकिन निराशा और भविष्य के बारे में अनिश्चितता की भावना गायब हो गई थी। इसे महसूस करते हुए टेस्टारोसा ने एक कड़वी मुस्कान दी। चलो रिमुरु समा का इंतजार करते हैं। क्या यही एकमात्र विकल्प है? टेस्टारोसा और गाय ने लगभग एक साथ अपनी कार्रवाई का फैसला किया। करेरा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे हमले लेडी वेलजार्ड पर काम नहीं करते हैं। उसकी जजमेंट बुलेट को एक तरफ रखते हुए सामान्य हमले वेलजार्ड की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे। वो कितनी मजबूत है। वो शिकायत करना चाहती थी, लेकिन अधिक शक्तिशाली तकनीक को सक्रिय करना सही कदम नहीं था। ये लड़ाई वेलजार्ड को मारने के बारे में नहीं थी, बल्कि उसे होश में लाने के बारे में थी। क्या वेलजार्ड इन सबके बाद सहयोगी बनेगी? यह केवल भगवान ही जानते थे। गाय और टेस्टारोसा भी ये जानते थे। फिर भी वे ऐसा करेंगे, चूंकि करेरा वैसे भी वेलजार्ड को हरा नहीं सकती थी, चाहे होश में हो या नहीं। इसलिए यहाँ गाय और टेस्टारोसा के फैसले का पालन करना सबसे अच्छा था। रेन, उदाहरण के लिए, अधिक व्यावहारिक थी। यदि करेरा, जो मारक क्षमता फायर पावर में माहिर थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो रेन जो कुछ भी करती वो उपयोगी नहीं होता। वही होता अगर मिजरी और मॉस लड़ाई में शामिल होते। केवल गाय ही वेलजार्ड को हरा सकता था, और यदि वो चाहता तो ये बहुत पहले खत्म हो गया होता। इसलिए वो नहीं भटकेगी। रेन केवल गाय की इच्छाओं का सम्मान करेगी और अपनी भूमिका अपने तरीके से निभाएगी, लेकिन उसने सबसे सुरक्षित योजना चुनना पसंद किया। यदि रिमुरु समा वापस आ गए हैं तो उनकी मदद क्यों न ले? आखिरकार वो सबसे विश्वसनीय विकल्प होगा। यह रेन का असली विचार था। उसका मानना था कि रिमुरु किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। यदि वो गाय के साथ मिल जाता तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो अभी जोखिम लेने के बजाय इंतजार क्यों न करें? उस तरह ये कहानी जारी रहती है।